बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फ़िज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स 2025 वेक्टर की बेटा जो न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 6 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है CRQ's कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। बेटा इस दफ़ा जो आपकी न्यू बुक है पैक्टा की तरफ से, इसमें CRQ's को ऐड किया गया है। तो एक चीज़ आप नोट कर लें कि जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है 2026 का, इसमें लाजमी सी बात है कि आपका जो पेपर होगा बोर्ड का, उसमें 70% बेटा आपके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुछ ना कुछ 30% 20% CRQ's भी लाजमी ऐड होंगे। तो CRQ's को आपने अच्छे से याद करना है, समझना है, ठीक है। और फिज़िक्स में नॉर्मली जिसको एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो पास होने का तो कोई मसला ही नहीं है। दूसरी बात, जो बच्चे अच्छे नंबर लेना चाहते हैं उनको तो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे आने चाहिए और मतलब कि पूरे याद होने चाहिए। रीज़न है, एक्सप्लेनेशन है, एग्जांपल्स हैं। तो जैसे जैसे मैंने नोट्स में लिखा है एज इट इज़ अगर आप इंशाल्लाह लिखेंगे तो आपके एग्ज़ाम में पूरे अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो तवज्जो से बात को सुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर है बेटा, क्वेश्चन 6.1, एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनामिक्स रिलेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मीन बाय एनर्जी कंजर्वेशन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा आप जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि थर्मोडायनामिक्स जो है उसका क्या रोल है एनर्जी कंजर्वेशन में, ठीक है। तो आंसर में आप लिखेंगे थर्मोडायनामिक्स इज़ डीपली कनेक्टेड टू द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्राइमरली थ्रू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कहता है कि जो थर्मोडायनामिक्स है ये बड़ा ही डीपली, बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है इसका किसके साथ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ, ये एनर्जी कंजर्वेशन के साथ, प्राइमरीली थ्रू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, देखें, एक्सप्लेनेशन देखें। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट इफ़ हीट इज़ एडेड टू अ सिस्टम, अगर हम किसी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा एक जो है जी कंटेनर है, सिलेंडर है, उसमें गैस मालिक्यूल है, हमने उसको हीट दी, उसमें हीट ऐड की तो गैस मालिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ आया। प्लस बेटा वो जो आपके पास सिलेंडर था जिसके ऊपर हमने एक पिस्टन लगाया हुआ था, ढक्कन था, तो गैस मालिक्यूल ने उस पिस्टन के ऊपर वर्क किया, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, ठीक है जी, कि सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग पे, ठीक है, तो वर्क हुआ पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो मैंने हीट एनर्जी दी वो कन्वर्ट हुई इंटरनल एनर्जी में प्लस वर्क डन में। तो ये तो सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी तो कंजर्व्ड रही, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि हीट दो हिस्सों में डिवाइड हो गई, एक इंटरनल एनर्जी में और दूसरा वर्क में। अगर मान लें हीट की वैल्यू 10 जाउल थी, इंटरनल एनर्जी में राइज आया 3 जाउल का, तो वर्क डन हुआ 7 जाउल। मतलब कि बैलेंस रहा हिसाब किताब, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो गई? कन्वर्ट। तो देखें, व्हेन हीट इज़ सप्लाइड टू सिस्टम इट आइज़र इंक्रीज़। अब कहता है कि अगर आपने किसी सिस्टम में हीट सप्लाई की है, इट आइदर इंक्रीज़ द इंटरनल एनर्जी, या तो वो यूज़ हो जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में, और कन्वर्टेड इनटू वर्क, या तो वो वर्क में इस्तेमाल हो जाएगी। दिस लॉ फॉर्मलाइज दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हमने यही देखा ना कि एनर्जी वेस्ट तो नहीं हुई हमारी, एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई, कुछ ना कुछ वर्क हुआ, कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई सिस्टम की हीट देने से। मतलब ना हमने एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया, मतलब कि ख़त्म नहीं हुई एनर्जी, एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई, ना ही हमने कोई एनर्जी पैदा की, ठीक है। तो ना ही हम एनर्जी बना सकते हैं, ना हम एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। हम एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी एनर्जी की शक्ल में चेंज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, फिर है जी क्वेश्चन 6.2, एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइज टू बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज ह्यूमन बॉडी। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में जो हमारा ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास
बायोलॉजिकल सिस्टम की इन टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका इस वक्त, ठीक है, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो हमें चाहिए एनर्जी कोई भी काम करने के लिए। लेक्चर अच्छा डिलीवर करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, लेक्चर अच्छा सुनने के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से। देखिए हमारी बॉडी के अंदर ना सेल्स हैं, न्यू सेल्स बनते जाते हैं, पुराने जो ओल्ड डेड सेल हैं वो न्यू सेल से रिप्लेस होते जाते हैं। अब हमारी बॉडी की जो इंटरनल एनर्जी है वो वर्क करके दे रही है हमें। एक बंदा दौड़ रहा है, एक बंदा चल रहा है, वॉक कर रहा है, ठीक है, एक बंदा कोई क्रिकेट खेल रहा है फॉर एग्जांपल, कोई गेम खेल रहा है, तो उसका जो वर्क डन वो परफॉर्म कर रहा है, वो एक्सपेंस क्या, खर्च क्या हो रहा है उसके अंदर, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी को बरकरार रखने के लिए हमें चाहिए खुराक, फूड। तो हम फूड खाते हैं, मतलब कि फूड हमें हीट देती है यूँ समझ लें कि, तो वो हीट हमारी बॉडी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करती है, प्लस हम वर्क डन कर लेते हैं। वही बात हो गई ना ऊपर वाली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली। तो ज़रा देखें कैसे लिखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइज टू बायोलॉजिकल सिस्टम लाइक द ह्यूमन बॉडी बाय गवर्निंग हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। एक तो हमें बताती है कि ह्यूमन बॉडी में एनर्जी कैसे ट्रांसफर्ड हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है, ट्रांसफर्ड, ठीक है, अच्छा ट्रांसफॉर्म्ड कैसे हो रही है, ठीक है, और ट्रांसफर्ड कैसे हो रही है, एंड कन्वर्टेड ड्यूरिंग वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, जो मैंने सेल्स की ग्रोथ बताई आपको मैंने नीचे मेंशन किया है। तो देखें इन ह्यूमन बॉडी व्हेन ह्यूमंस वॉक, रन और मूव, जब कोई बंदा इंसान जो है वो चलता है, दौड़ता है या कोई हरकत करता है, दे परफॉर्म वर्क, उसका मतलब यही है कि वो वर्क कर रहा है, विच रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी चाहिए। एनर्जी रिक्वायर्स फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स और रिप्लेसिंग ओल्ड सेल्स। हमने ये कहा जी जो ओल्ड डेड सेल है उनको रिप्लेस करना है, न्यू सेल बनने हैं। व्हेन द बॉडी डज वर्क, जब कोई बॉडी वर्क करती है, इट यूज इंटरनल एनर्जी रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब बॉडी ने वर्क किया तो बॉडी की तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो गई, तो आपको ऐसा लगेगा यार मुझे भूख लग रही है, ठीक। द फूड वी ईट, हम खाना खाएंगे, स्प्लाइस एनर्जी विच रिपेलिश इंटरनल एनर्जी, तो वो आपकी इंटरनल एनर्जी में जो डिक्रीज़ आया था उसकी जो डेफिशिएंसी थी उसे पूरा कर देगी और आप दोबारा वर्क करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक। फिर है बेटा आपके पास क्वेश्चन 6.3, अ गैस इज एक्सपेंडिंग एडियाबैटिकली। अच्छा जी, अब एडियाबैटिक का क्या मतलब है, द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई हीट बेटा ना एंटर हो ना लीव हो, मीन हीट एक्सचेंज ना हो। अब पिस्टन क्या कर रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स टू टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द गैस, कहता है बताएं टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा। तो सिंपल है जी, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर डिक्रीजेस, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज़ होंगे। सवाल ये पैदा होता है क्यों, कैसे, तो पहले समझते हैं टेम्परेचर क्यों डिक्रीज होगा। देखें फर्स्ट आप हार्डिंग देंगे, टेम्परेचर डिक्रीजेस इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जी एडियाबैटिक एक्सपेंशन में ना कोई हीट एंटर होती ना कोई सिस्टम से हीट लीव करती, ठीक है, ऐसे ही है। एंड द गैस डज वर्क ऑन द सराउंडिंग। अब एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा है, पिस्टन एक्सपैंड हो रहा है, तो इसका मतलब गैसेस ने फोर्स पर यूनिट एरिया मीन प्रेशर एक्सर्ट किया है पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन अपवर्ड मूव हुआ, एक्सपेंशन हुई है, तो इसे हम कहते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर गैसेस ने वर्क किया है किस पे, सराउंडिंग पे, ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, का मतलब इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आया है बट वर्क पॉजिटिव हुआ है। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होती है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब कोई हीट ना एंटर हो रही ना लीव हो रही, तो Q तो ज़ीरो है इस केस में, तो Q ज़ीरो है तो ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो W आ जाएगा जी हमारे पास W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, मतलब कि इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ हुआ और सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया तो वर्क पॉजिटिव है, इसलिए इंटरनल एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन है क्योंकि डिक्रीज़ आ रहा है, एक्सपेंशन का केस है, और वर्क पॉजिटिव है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ आया है, तो इंटरनल एनर्जी का तो डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, तो बेटा इसलिए टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, तो इसलिए हमने हेडिंग दी टेम्परेचर डिक्रीज। सेकंड है जी प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है, एज गैस एक्सपैंड। अब बेटा गैस क्या हुई है, एक्सपैंड हुई है, ऐसे ही है ना एडियाबैटिकली, ठीक है। इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम क्या हो गया, गैस एक्सपैंड हुई है, इनिशियल वॉल्यूम VI था, फाइनल वॉल्यूम VF हो गया, चेंज लेंगे तो वॉल्यूम डिफरेंस आएगा, एक्सपेंशन होने से वॉल्यूम बढ़ा है। एंड द मालिक्यूल्स कोलाइड लेस फ्रीक्वेंटली, अब पहले मालिक्यूल्स के चांसेस ज़्यादा थे कोलाइड करने थे, ठीक है, जो ही वॉल्यूम बढ़ा तो अब मालिक्यूल्स दूर दूर हो गए, ठीक है जी, तो अब उनका चांस कम हो गया।
आपस में कोलाइड करने का या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करने का। दिस लीड्स टू डिक्रीज इन प्रेशर, तो इससे उनका जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, फिर है बेटा क्वेश्चन 6.4, अ कॉफ़ी कप इज़ लेफ्ट ऑन अ टेबल। एक कॉफ़ी कप है जी जिसे टेबल पर रख दिया है, एंड ओवर टाइम कॉफ़ी कप कूल्स डाउन। कहता है वक्त गुजरने के बाद जो कॉफ़ी का कप था वो ठंडा हो गया। एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक प्रोसेस अकरिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि हम प्रोसेस पे भी आते हैं, लेकिन इस कंडीशन को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। देखें, हॉट कप ऑफ कॉफ़ी था, एक्चुअली उसका टेम्परेचर क्या था, ज़्यादा रूम के टेम्परेचर से, मतलब कि सराउंडिंग के टेम्परेचर से। उससे हीट निकलती रही और सराउंडिंग में जाती रही। ठीक है, और सराउंडिंग में जाती रही हीट, तो इसका मतलब कि सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज़ हो गई। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो हीट किन प्रोसेस की मदद से जो है वो सराउंडिंग में गई, वो बताने हैं, वो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है। तो देखें, द कॉफ़ी लॉस हीट ड्यू टू द फॉलोइंग मैकेनिज़म्स। जो कॉफ़ी की हीट में कमी आई वो कुछ मैकेनिज़म्स की वजह से आई। कौन कौन से जी? पहला बेटा हमारे पास प्रोसेस है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन होता है दो चीज़ों के कंटेक्ट की वजह से। ठीक है, हीट फ्लो फ्रॉम हॉट कॉफ़ी टू द कोलर कप मटेरियल। अब जो आपका कॉफ़ी है वो तो हॉट थी, बट जिसका मटेरियल का कप बना हुआ है उसका टेम्परेचर क्या था, कॉफ़ी के टेम्परेचर से कम, तो हीट फ्लो हुई, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। फिर सेकंड है जी कन्वेक्शन। फिर बेटा कुछ हीट कन्वेक्शन की वजह से भी क्या हो गई जी, ट्रांसफ़र हो गई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है जी, तो देखिए एयर मालिक्यूल्स नियर द कप एब्जॉर्ब हीट। अब जो एयर मालिक्यूल्स थे कप के पास, उन्होंने उस कप की, हॉट कप से कॉफ़ी की टी जो हीट थी उसको क्या कर लिया, टी कह दें या कॉफ़ी कह लें, एब्जॉर्ब कर लिया, एंड राइस। ठीक है, रिप्लेस्ड बाय कूलर एयर। ठीक है जी, अब वो राइस कैसे हो गए, एक्चुअली जो आपके पास उनकी डेंसिटी थी वो एयर मालिक्यूल्स की डेंसिटी से क्या हो गई, कम, तो इसलिए वो ऊपर जाना शुरू हो गए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि हीट मिलने से उनका वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा। वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने हीट एब्जॉर्ब कर ली कॉफ़ी की, जो आपके पास मालिक्यूल्स कप के आसपास थे, उनका वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से उनकी डेंसिटी कम हुई, ऊपर की तरफ चले गए, कूलर एयर से रिप्लेस हो गए। ठीक है, एक प्रोसेस हुआ जी रेडिएशन का, वो क्या था जी, द कप इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन। कप जो है वो एक तरह की, यूँ समझेंगे ब्लैक बॉडी है। ठीक है, जितनी भी ब्लैक बॉडीज़ हैं वो रेडिएशंस को इमिट भी करती हैं, एब्जॉर्ब भी करती हैं। ठीक है, और ब्लैक बॉडी में जो है ये मॉडर्न फिज़िक्स में एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल में आएगा टॉपिक। तो आप इतना याद रखें कि कप से इंफ्रारेड रेडिएशन की शक्ल में भी रेडिएशंस निकली। तो इन तीनों प्रोसेस की वजह से जो हीट थी वो फ्लो हुई हॉट कॉफ़ी से रूम की सराउंडिंग की तरफ, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज़ हो गई और हॉट कप की एंट्रोपी डिक्रीज़ हो गई। लेकिन एंट्रोपी हमने कहा है कि जो मेन सिस्टम है उसकी तो बढ़ती ही बढ़ती है। सो कॉफ़ी लॉसेस हीट बिकॉज इट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस। जो कॉफ़ी थी उसकी हीट जो है वो लॉस हो गई, उसकी हीट लॉसेस हो गई। क्या रीज़न थी उसकी, कि उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो गई। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होने से टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया तो जो उसकी हीट थी जी वो सारी की सारी निकल के सराउंडिंग में चली गई। फिर नेक्स्ट है जी हमारे पास 6.5, हाउ वी कैन एक्सप्लेन डिफरेंट वेदर पैटर्न्स थ्रू थर्मोडायनामिकल प्रोसेस लाइक विंड, रेन एट्सेट्रा। कहता है कि जी हम जो हैं हवाएं चलती हैं, बारिश होती हैं, इसकी मदद से थर्मोडायनामिकल प्रोसेस जो है वेदर पैटर्न की, उनको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो हमारे महकमा मौसमियात में तब्दीलियाँ होती हैं उसमें थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस का क्या रोल है। देखें, वेदर पैटर्न्स लाइक विंड एंड रेन एक्सप्लेन बाय थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस, इन्हें भी हम थर्मोडायनामिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। विंड की बात करें, विंड क्या होती है, मूविंग एयर कॉल्ड विंड। ठीक है, हवाएं चलती हैं तो उसे हम विंड कहते हैं। ठीक, तो देखें हीट फ्रॉम द सन, अब जो आपके पास सूरज से हीट आ रही है, सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, हीट फ्रॉम द सन वार्म्स अर्थ अनइवनली, जो सूरज से हीट आ रही है वो हमारी ज़मीन को गर्म करती है, काजिंग एयर मूवमेंट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर जो है एयर मूवमेंट होती है, विंड बनती है। ठीक है, मूविंग एयर को ही विंड कहते हैं। एज वार्म एयर राइजेस,
जो आपके पास वार्म एयर है जब वो राइज करती है, इट क्रिएट्स एरियाज ऑफ लो प्रेशर, तो वहाँ पर लो प्रेशर्स के एरियाज बनते हैं। कूलर एयर्स मूव्स टू फिल द गैप्स, तो जो कूलर एयर है ना वो मूव करती है उन गैप्स को फिल करने के लिए, जनरेटिंग विंड। तो इस तरह से फिर जो है जी मूवमेंट होती है गैस एयर मालिक्यूल्स की, या आप एयर गैसेज ही एक्चुअली गैस मालिक्यूल्स भी कह सकते हैं, तो फिर विंड बनती है। फिर इसी तरह रेन है हमारे पास। वाटर वेपर इन वार्म राइजिंग एयर कंडेंस इनटू क्लाउड्स, ठीक है जी। अब जो आपके पास वाटर वेपर्स हैं जी, ठीक है। अब रेन क्या है जी कि यूँ समझे गैस का क्या बनना, आपके पास लिक्विड स्टेट में बनना। तो जो आपके पास वाटर वेपर्स थे ना वो वार्म राइजिंग एयर को क्या करते हैं, कंडेंस इनटू क्लाउड्स, ठीक है। हवाएं चलती हैं, ठीक है, और वो पानी को उठाती हैं और वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, बादल बनते हैं। फिर एक ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आता है व्हेन कंडेंसेशन कंटिन्यूस, इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन होती है, रेन ड्रॉप्स फॉर्म एंड फॉल टू द ग्राउंड। और जब कंडेंसेशन होती है आपके पास तो तब जो है वो दोबारा वो बुखारात लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, वाटर साइकिल क्योंकि रिपीट होती है। तो पानी के जो ड्रॉप्स हैं, पानी के जो कतरे हैं वो फिर गिरते हैं ग्राउंड की तरफ। एज अ रिज़ल्ट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैस ट्रांसपोर्ट, तो एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है, मैस भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, और ये भी एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकतें और कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफ़िज़।